नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम करंटली वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेटर ऑन देखते हैं हमारे क्या क्या प्लान्स बनते जाते हैं, जैसे कि आरएएस, अकाउंटेंट एंड अदर। अभी हम इस तैयारी की सीरीज में जो आज का मेरा टॉपिक है वो है हमारा आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री वाले सेक्शन से, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैंने कमेंट सेक्शन में काफ़ी डिमांड देखी थी और उसी डिमांड के हिसाब से मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। और मुझे भी फील हुआ कि ये जो टॉपिक है कुछ हटके है। मतलब बाकी जो कन्वेंशनली एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप से नहीं पूछा जाता कि भारतीय राजनीति के प्रमुख लैंडमार्क, यानी कि प्रमुख वो स्थल जो भारतीय राजनीति के अंदर इंपॉर्टेंस रखते हो। तो हम उस पर बात करेंगे। बात करने से पहले एक दो अनाउंसमेंट है। पहली चीज कि जो लोग चैनल के लिए नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इट रियली मोटिवेट्स मी। एंड थैंक यू टू ऑल, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत जो इस फैमिली से, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, इसमें कनेक्ट हो गए हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और एक चीज ये है कि मैंने देखा कि टेलीग्राम पे कुछ फेक ग्रुप बन गए हैं लर्न विद प्रीतम चौधरी के नाम से। तो आप जो है एक हमारा टेलीग्राम चैनल है रियल वाला लर्न विद प्रीतम चौधरी, जिसमें एक लोगो बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके ऑथेंटिकेटेड जो हमारा मटेरियल हम रखते हैं उसमें उसी को ज्वाइन कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के अंदर प्रमुख राजनीतिक महत्व वाले स्थानों की। देखिए, राजनीतिक महत्व वाले जो स्थान हैं उसमें आपके आते हैं क्रांति से संबंधित जो प्रमुख स्थल रहे हों, हमारी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो प्रमुख स्थल रहे हों, और इसके अलावा संविधान निर्माण से संबंधित जो प्रमुख स्थल रहे हों, क्योंकि यही चीजें क्या आती हैं, राजनीतिक इतिहास वाली चीजों में आती हैं स्थल के तौर पे। इसके अलावा जो स्थल हैं वो आते हैं हमारी संस्कृति के और स्थापत्य कला के प्रमुख स्थल के बारे में, जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे संस्कृति और स्थापत्य से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे राजनीतिक इतिहास से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में। तो इस सीरीज के अंदर जो है आपका सबसे पहले आता है सेंट जॉर्ज का किला। सेंट जॉर्ज जो किला है वो मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का एक सेना के रूप में स्थापित होने का प्रतीक है। ये सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने पहला अपना खुद का किला स्थापित किया था वो था सेंट जॉर्ज किला, जो कि चेन्नई में उन्होंने बनाया था 1639-1640 के लगभग, यानी कि 1639-40 का जो टाइम पीरियड था ईस्वी का, इसके दौरान ये किला बनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। प्रसिद्ध सेंट मेरी चर्च, ये भी पूछ सकते हैं प्रसिद्ध सेंट मेरी चर्च इनमें से किन में है। तो प्रसिद्ध जो सेंट मेरी चर्च है वो आपका इसी किले के अंदर है। इसे व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस किले को क्या कहते हैं, व्हाइट टाउन, श्वेत कस्बा। लेकिन आपका अगर हिंदी में भी आएगा तो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, व्हाइट टाउन, इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। तो व्हाइट टाउन के नाम से किसे जाना जाता है, सेंट जॉर्ज किले को जाना जाता है। वर्तमान में यह तमिलनाडु विधानसभा है। कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना सुंदर आर्किटेक्चर भी है इसका और कितना इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे भी है। स्टार्टिंग में भी था कि इसमें वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा अवस्थित है, यानी कि तमिलनाडु की विधानसभा का कार्य संचालित होता है। उसके अलावा इसके अंदर अन्य जो बिल्डिंग है उनमें अन्य ऑफिस बने हुए हैं, अदर रूम्स के अंदर अन्य ऑफिस हैं। दूसरे नंबर पे हमारे आता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का सेकंड इम्पोर्टेंट जगह रही। कौन कहाँ पे स्थित है ये, कोलकाता के अंदर है, यानी कि कलकत्ता में है ये। 1696 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था
और इसका निर्माण ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, कालांतर में चलता रहा। लेकिन यदि निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आता है तो 1696 इसका निर्माण जो है किंग विलियम थर्ड ने करवाया था। किसने करवाया था? किंग विलियम थर्ड जो है उसके द्वारा करवाया गया था। जो ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पे राजा कौन थे? किंग विलियम थर्ड। इसीलिए उनके रेस्पेक्ट में इसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम। किंग विलियम थर्ड के नाम पर है इसका नाम। ये हुगली नदी के किनारे है। अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी जगह पर अवस्थित है, तो कोलकाता में भी आपका ये हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है। बंगाल पर अधिकार की लड़ाई, प्लासी का युद्ध जिसे कहते हैं, उसमें यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बंगाल जहां से ब्रिटिश साम्राज्य का आधिकारिक रूप से भारत के अंदर आधिपत्य स्टार्ट हुआ था, प्लासी का युद्ध जो वहां कब जो 1757 में हुआ था, उसी युद्ध का जो महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा रहा था? आपका फोर्ट विलियम रहा था। उससे पहले 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा ब्लैक होल ट्रेजेडी भी जो हुई थी वो इसी के गार्ड रूम में हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी की 1756 में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटे से कोठरी नुमा कमरे में बंद कर दिया था। बहुत सारे सैनिकों को उनको सफोकेशन हुआ, सांस भी नहीं आई और लगभग 40-45 के लगभग तो वहीं पे सैनिकों की डेथ हो गई थी। और ज्यादा जो है ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत सारे सैनिक जो हैं जो इसमें कैद कर दिए गए थे छोटे कोठरी नुमा कमरे में। और वो कमरा भी कहाँ पे था? फोर्ट विलियम में ही था। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी का संबंध भी किससे है? फोर्ट विलियम से है। किसने किसके टाइम पे हुई थी? सिराजुद्दौला। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 20 जून 1756 को ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट हमारा आता है विक्टोरिया म्यूजियम। विक्टोरिया म्यूजियम जो है ये भी कोलकाता के अंदर है। महारानी विक्टोरिया की याद में इसका निर्माण 1906 से 1921 के दौरान करवाया गया था। भारत में यूरोपियन स्थापत्य कला की सुपरमेसी एवं भव्यता का प्रतीक है। महारानी विक्टोरिया की याद में जरूर इसको बनाया गया था, बट उस टाइम पे किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश शासनकाल की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे इसको बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं दिखाना था कि महारानी विक्टोरिया की याद में बना रहे हैं, बल्कि एक तरीके से उनका इंटेंशन ये भी होता था कि भारत में ब्रिटिश स्थापत्य की सुपरमेसी रहे, भारत में ब्रिटिश स्थापत्य का आधिपत्य रहे और भव्यता का प्रतीक हो, तो उसकी याद में ये बनाया गया था। अभी इसमें 25 गैलरी हैं। अभी ये क्या है? म्यूजियम है। म्यूजियम मतलब संग्रहालय है। और यहाँ पे 25 गैलरी यानी कि 25 ऐसी दर्शक दीर्घाएं हैं जिसमें विभिन्न चीजों को दिखाया जाता है इतिहास से संबंधित। फर्ग्यूसन कॉलेज ये हमारी लिस्ट में आता है 4th नंबर पे। फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ पे है? पुणे के अंदर है। 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी कि दक्कन शिक्षा जो सोसाइटी थी, समिति थी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि दक्षिण भारत में एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोसाइटी थी। इसके द्वारा ये निर्मित था 1885 में। इसकी जो शैली है, स्थापत्य की शैली, देखिए स्थापत्य शैली में क्या आता है, निर्माण कैसे हुआ है, उसकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर गेट हैं वो किस प्रकार के हैं और अन्य चीजें किस प्रकार की हैं, वो चीजें विक्टोरिया, गोथिक और भारतीय शैली, इन तीनों शैलियों को मिला दिया जाए तो उससे मिलकर के जो शैली बन के आएगी, यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो विक्टोरिया शैली में बना हुआ है, कुछ गोथिक शैली में बना हुआ है और कुछ भारतीय शैली के अंदर बना हुआ है। भारतीय कांग्रेस व भारतीय समाजवादी आंदोलनों का ये केंद्र रहा। फर्ग्यूसन कॉलेज शिक्षा से संबंधित था। बाद में क्या हुआ, भारतीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उसके पश्चात से भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित चर्चा हो या फिर भारत में समाजवादी आंदोलन, उन सब की चर्चा का केंद्र क्या रहा, ये फर्ग्यूसन कॉलेज रहा। तो इसलिए ये हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास के स्थलों में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट हमारा आता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है?
ये मुंबई के अंदर है, गेटवे ऑफ इंडिया। इसका निर्माण जो है किंग जॉर्ज पंचम, किसके? किंग जॉर्ज पंचम ऑफ ब्रिटेन और उनकी पत्नी क्वीन मैरी के भारत आगमन के अवसर पर बनाया गया था। उनको रिसीव करने, उनकी जो भारत यात्रा है उसको यादगार बनाने के उपलक्ष्य में किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी के भारत आगमन को यादगार बनाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी जो शैली है वो भारत अरबी, यानी कि इसको बोलते हैं इंडो सैरसैनिक। देखिए, आप अगर सोचें कि यहाँ पे राजनीतिक इतिहास के जो स्थल हैं उनके अंदर सिर्फ कोई राजनीति से संबंधित घटना के बारे में पूछा जाएगा तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आप कम लेवल पे सोच रहे हैं। अगर वो हमारे आर्ट कल्चरल हिस्ट्री वाले सेक्शन में ये टॉपिक दिया हुआ है तो उस स्थल से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। उसका निर्माण के बारे में पूछा जा सकता है, वो किस अवसर पे निर्मित हुआ, उसका क्या योगदान रहा उस पे पूछ सकते हैं, उसकी स्थापत्य शैली के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को भी मैं इंक्लूड करूं। शैली भारत और अरबी, जिसको इंडो सैरसैनिक स्टाइल भी कहते हैं, ये भारत के अंग्रेज मुक्त होने का प्रतीक है। हम इसको ज्यादा सेलिब्रेट क्यों करते हैं, जो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, क्योंकि अंतिम जो सैनिक टुकड़ी थी भारत से, जब भारत आजाद हो गया 1947 के अंदर, उसके पश्चात जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो अंतिम सैनिक टुकड़ी जो थी वो इसी से होकर के गई थी। तो भारत से अंग्रेज मुक्त होने का भी ये प्रतीक कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका लाल किला। लाल किला यानी कि रेड फोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रहा है इसका भारत की राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स में। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ जो फैक्ट हैं, कुछ इसका ऐतिहासिक परिदृश्य है, उसको डिटेल में देख लेते हैं। इसका निर्माण मुगलों के द्वारा करवाया गया। मुगलों में भी हम बात करें तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब? जब शाहजहां ने डिसाइड किया कि आगरा से राजधानी को कहाँ पे लेके जाना है, दिल्ली में। तो आगरा से राजधानी दिल्ली बनाने पर 1639 से 48 1639 टू 1648 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण करवाया गया। स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो ये लाल और सफेद मार्बल में बना हुआ है और इसको बनाने वाले जो उस्ताद थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी। इनके क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसके बारे में तो हम जितनी इंफॉर्मेशन जुटा लें उतनी कम है। तो इसको बनाने वाले थे उस्ताद अहमद लाहौरी। 1638 से लेकर के 1771 तक ये मुगलों के अधीन रहा। 1771 से 1803 मराठा अधीन रहा, क्योंकि जब मुगलों को रिप्लेस करके मराठों ने जब आधिपत्य स्थापित किया तो ये मराठों के अधीन रहा। 1803 से 1947 ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा और 1947 से अभी तक ये भारत सरकार के अधीन रहा है। तो दैट मीन्स लाल किले ने एक बहुत बड़ा जमाना देखा है, बहुत चीजों को बदलते देखा है भारत में। ये कहा जाता है लाल किले के द्वारा कि बहुत जमाने बदलते देखे हैं लाल किले ने, बहुत सरकारें बदलती देखी हैं। तो इसके अंदर अगर और चीजों की हम बात करें तो मोती मस्जिद है, इसी में 1857 की क्रांति का भी केंद्र रहा। क्योंकि आप सभी को पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सभी को जीतते हुए कहाँ पे जाना है, दिल्ली जाना है, जहाँ पे बहादुर शाह जफर सेकंड जो हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं वापिस से मुगल एम्पायर स्थापित करने के लिए। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र जहां पे पहुंचना था क्रांतिकारियों को, वो लाल किला ही था। 1911 में यहाँ पर लाल किले में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था। कौन? वही जॉर्ज पंचम, जिनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थापित किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी केस का ट्रायल
इंडियन नेशनल आर्मी केस ट्रायल कब है? जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने पीक पे पहुंच गया था। तो उस टाइम पे प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान, इन तीनों आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर क्या किया गया था? केस चलाया गया था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा कोर्ट मार्शल करने से संबंधित। तो उसका जो ट्रायल है वो कहाँ पे हो रहा था? दिल्ली के लाल किले पे शुरू हुआ था, जिसमें वकील थे एक जवाहरलाल नेहरू जी भी वकील थे उनकी तरफ से, और उसमें जनता ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, बहुत ज्यादा संख्या में आए थे। और ये जो ट्रायल था, ये जो केस इस प्रकार से ओपनली लड़ा गया था, ये फिर भारत के अंदर आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को और ज्यादा बूस्ट किया था इसने। सो अगेन लाल किले का इंपॉर्टेंस यहाँ से बढ़ जाता है। आजादी प्राप्ति पर यहाँ पे सबसे पहले तिरंगा फहराया गया, और तब से कन्वेंशन बनी हुई है कि हर एक वर्ष 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आती है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ पे है? ये अंडमान और निकोबार में है। अंडमान और निकोबार में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा कैदियों को रखने हेतु बनाई गई बहुत ही कुख्यात जेल है। अंडमान निकोबार के अंदर क्या किया जाता था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी होते थे, जो प्रसिद्ध नेता होते थे, उन सबको सजा देने के लिए क्या कर दिया जाता था? अंडमान निकोबार में जेल में रखा जाता था, यातनाएं दी जाती थी और मृत्यु पर्यंत तक उनको रखा जाता था स्वतंत्रता की मांग को दबाने के लिए। अंडमान निकोबार जो है, हमें पता है हमारे इंडियन ओशियन की जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में अंडमान निकोबार है। मेनलैंड इंडिया से भारत की जो मुख्य भूमि है उससे कट करके यहाँ पे अंडमान निकोबार में ऐसे जो क्रांतिकारी कैदी होते थे उनको यहाँ पे रखा जाता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? काला पानी के नाम से भी ये कुख्यात है। काला पानी क्यों? क्योंकि एक तरीके से देश से निकाल दिया, तो देश निकाला भी बोला जाता था जब इस जेल में डाल दिया जाता था। तो सेलुलर जेल है, उसमें यदि किसी कैदी को रख दिया तो दैट मीन्स उसको कहा जाता है कि इसको देश निकाला दे दिया, देश से निकाल दिया, बाहर देश से निकाल दिया। हालांकि हिस्सा था वो भारत का अंडमान निकोबार, लेकिन मेनलैंड इंडिया से निकाल दिया तो देश निकाला। और काला पानी क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर के बहुत रेयर चांस होता था कि कोई कैदी जिंदा वापस आ जाए, क्योंकि उस सेलुलर जेल में कैदियों को बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती थी, तो वहां पे मृत्यु हो जाती थी। 1897 से 1906 में इसका निर्माण हुआ था और इसमें 694 कोठरियां हैं इस सेलुलर जेल के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है इंपोर्टेंट लैंडमार्क शांति निकेतन। शांति निकेतन कलकत्ता के नजदीक बोलपुर नामक एक कस्बा है, वहां पे शांति निकेतन बना हुआ है। और ये बोलपुर कस्बा जो है, ये वीरभूम नाम का जो जिला है, इसमें पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले के बोलपुर के पास में शांति निकेतन बना हुआ है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी के लगभग, एग्जैक्टली नहीं, इसके लगभग 1863-64 भी हम इसको लिख सकते हैं। सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है ये, मतलब यहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता था। वहां पे हिंदू होने की बाध्यता नहीं, वहां पे ईसाई होने की बाध्यता नहीं, पारसी होने की बाध्यता नहीं। सर्वधर्म संभाव का प्रतीक रहा ये हमारे थ्रू आउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापित किया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर माननीय रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। बाद में इस लेगेसी को, इस शांति निकेतन को और ज्यादा बढ़ावा दिया माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने यहाँ पे शांति के साथ साथ में शिक्षा की बहुत ही बड़ी अलख जगाई थी। उन्होंने शिक्षा को सबका अधिकार माना, तो तभी तो ये सर्वधर्म संभाव का प्रतीक रहा है भारत के इतिहास में। आजादी के संग्राम में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था
कि आपको आजादी लेने के पश्चात भी उसको रखने के लिए क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। और उन्होंने आजादी का एक प्रमुख हथियार या जरिया भी शिक्षा को माना। तो ये शिक्षा का क्या रहा, प्रमुख केंद्र रहा। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा अब इसको मिला हुआ। अब ये किस नाम से है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो कि अवस्थित है दिल्ली के अंदर, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारत की राजनीतिक इतिहास में। अभी ये एक युद्ध स्मारक है ब्रिटिश इंडिया आर्मी के पहले विश्व युद्ध व बाद में अन्य विश्व युद्धों के अन्य जो युद्ध हुए थे उनमें शहीदों की याद में प्रमुख रूप से इसका जो निर्माण है वो ब्रिटिश इंडिया आर्मी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में, उनको कॉमेमोरेट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था। इंडिया गेट के अंदर जो है, इंडिया गेट पे उन शहीदों के नाम उकेरे गए जो इस युद्ध में शहीद हुए। बाद में ये कन्वेंशन बढ़ता गया, ये जो परंपरा चलती गई और अन्य कोई युद्ध हुए उनमें जो शहीद हुए उनका भी नाम इस पे लिखा गया। तो ये शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप, यानी कि एक तरीके से हम देखें तो ये हमारी जो इतिहास चलता आ रहा है प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सैन्य शक्ति का, उसको याद दिलाने का स्मारक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विरोध प्रदर्शनों का भी ये केंद्र रहा था। ऑब्वियस सी बात है, शहीदों की याद में जहाँ पे जो स्मारक बना हुआ होगा वो जोश से ओतप्रोत करने वाला होगा। तो जब भी स्वतंत्रता संग्राम के विरोध प्रदर्शन होते थे तो क्रांतिकारी यहाँ पे इकट्ठे होते थे इंडिया गेट पे और जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करते थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ये भारत की राजनीति में क्या रहा, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रहा। इसकी जो डिजाइन है वो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा बनाई गई थी, जिनको आधुनिक दिल्ली का निर्माता भी कहा जाता है। एडवर्ड लुटियन, पहले इस इंडिया गेट को कहा जाता था किंग्स वे। क्या कहा जाता था, किंग्स वे भी कहा जाता था। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात जो है अमर जवान ज्योति की स्थापना हुई थी, पहले से भी चल रही थी लेकिन इतना जो है उसको हाईलाइट नहीं किया गया था। हालांकि अब ये जो अमर जवान ज्योति है वो नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है आपके। नेशनल वॉर मेमोरियल में इस अमर जवान ज्योति को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। वहां पे जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अंदर जो ज्योति जलती थी उसी में इस अमर जवान ज्योति को विलय कर दिया गया। अब ये वहीं पे जलती है, दोनों का एक साथ में विलय हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है जलियांवाला बाग। भारत के इतिहास के राजनीतिक लैंडमार्क की बात करें और उसमें जलियांवाला बाग की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही एक बड़ी दुखदायी भारतीय इतिहास की घटना यहाँ पे हुई और साथ में ही ये प्रतीक बन गया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वालों की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब के अंदर है, ये हम सभी जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग नरसंहार की याद में श्रद्धांजलि हेतु यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। इस राष्ट्रीय स्मारक के अंदर जो है, इस बाग के अंदर केंद्र में अमर एक टाइप से जो है ज्योति जल रही है, अमर जवान ज्योति की तरह यहाँ पे भी ज्योत जल रही है। और जो इस दिन से संबंधित जो इतिहास था, जो अमृतसर के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास था उसको विभिन्न माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद गुजरात में है। साबरमती नदी के किनारे गांधी जी के द्वारा निर्मित है। 17 जून 1917 को इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तब से ये शुरू हुआ था, कालांतर में ये बनता चला गया। लेकिन अगर आपके पास डेट आती है पूछने के लिए तो 17 जून 1917 को इसको हम याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति की चर्चा जो है गांधी जी यहाँ पे करते थे।
न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति की चर्चा करते थे, बल्कि उसके अलावा वो यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव जो समाजो उत्थान के कार्य थे वो करते थे, जैसे कि रोजगार अनुमुखी ट्रेनिंग देते थे, चरखा काटना, बुनाई करना, साथ में स्त्रियों के उत्थान के लिए भी वो यहीं पे प्रयास करते थे, उपदेश देते थे, शराब छोड़ने का उपदेश देते थे। तो इस प्रकार के सामाजिक उत्थान प्लस भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित रणनीति की चर्चाओं का एक जो इम्पोर्टेंट केंद्र था वो था साबरमती आश्रम, जो कि है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और नमक सत्याग्रह जो सिविल डिसओबीडियंस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर जो जिसकी शुरुआत होने वाली थी, उसके लिए नमक सत्याग्रह में जो दांडी मार्च शुरू हुआ था, वो दांडी मार्च की शुरुआत भी साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने की थी। संसद भवन हमारी लिस्ट में आता है नेक्स्ट। संसद भवन कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसका निर्माण 1921 से 1927 में किया गया था। इसका जो डिजाइन है संसद भवन का वो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के नाम आप डिजाइनर्स के याद रखेंगे। हमारा संसद भवन, क्योंकि यही संसद भवन एट प्रेजेंट यूज में आ रहा है जब तक कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसकी डिजाइन एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा है। ये वर्ताकार यानी कि सर्कुलर फॉर्मेट में है और इसमें 790 सीट की क्षमता है। इसका जो डिजाइन है वो प्रेरित बताया जाता है मोरेना के 64 योगिनी मंदिर से। इन्होंने ये डिजाइन जो है वो कहाँ से प्रेरणा ली थी संसद भवन की? मोरेना के अंदर 64 योगिनी जो टेम्पल है उससे इंस्पायर इसका डिजाइन बताया जाता है। संसद भवन पे 2001 के अंदर लश्कर ए तैयबा का अटैक भी हो चुका है और भारत के संविधान निर्माण का ये साक्षी रहा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान निर्माण की जो समिति है, जो हमारी सभा रही, उसका कंप्लीट कार्य क्या हुआ? यहीं पे हुआ। और उससे पहले भी इसी संसद भवन में ब्रिटिशर्स ने 1927 से लेकर के 1947 तक अपना राजकाज का कार्य जो है चलाया था। वायसराय हाउस 1947 तक तो ये क्या रहा था? वायसराय का हाउस रहा था। और 1947 में भारत की आजादी के पश्चात ये भारत का बन गया राष्ट्रपति भवन, जो कि कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ये मेरा इस तरीके से दिखाने का तरीका क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 1947 तक जबकि भारत आजाद नहीं हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था, उससे पहले तो ये कहलाता था वायसराय हाउस, जो कि हमारे भारत के अंदर सबसे बड़े अधिकारी होते थे वायसराय, उनका घर। और उसके पश्चात ये अभी हमारे संवैधानिक तौर पे जो प्रथम व्यक्ति भारत का होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो अब ये बन गया है राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में है। दिल्ली में भी कहाँ पे? अरावली पर्वतमाला का जो अंतिम छोर उत्तर के अंदर माना जाता है रायसीना हिल्स, उसी रायसीना हिल के ऊपर जो है हमारा राष्ट्रपति भवन ये स्थित है। इसका निर्माण 1912 में हुआ था। इसके आर्किटेक्ट यानी कि इसको डिजाइन करके बनवाने वाले थे वो भी एडवर्ड लुटियन थे, इसीलिए कहा जाता है आधुनिक दिल्ली का इनको निर्माता। 130 हेक्टेयर बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। प्रसिद्ध गुलाब बाग भी इसी में है और इसी के अंदर राष्ट्रपति भवन में ही जो देश विदेश के प्रमुख अधिकारी, राजदूत जो आते हैं, गेस्ट, भारत के जो राष्ट्रीय गेस्ट होते हैं, उन सबको रिसीव किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। ये सभी कार्य किसमें किए जाते हैं? इसी राष्ट्रपति भवन में किए जाते हैं। इससे पहले 1947 से पहले वायसराय यहाँ पे रहते थे, तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि इसी राष्ट्रपति भवन या वायसराय हाउस के अंदर बहुत सारे भारत की तकदीर बदलने वाले डिसीजंस भी लिए गए थे, रणनीतियां बनाई गई थी। तो ये राष्ट्रपति भवन जो है हमारी इस लिस्ट में इंपॉर्टेंट पायदान पे आता है। नेक्स्ट आता है यरवदा सेंट्रल जेल। यरवदा सेंट्रल जेल जो है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। 1871 में इस जेल का
निर्माण किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी को यहाँ पे बहुत बार आना पड़ा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनको कैद किया गया था। गांधी जी के अलावा जवाहरलाल नेहरू व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी यहाँ पे कैद किया गया था। तो यरवदा सेंट्रल जेल का जो इम्पोर्टेंस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है हम लैंडमार्क्स की दृष्टि से देखें तो इम्पोर्टेंट है। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे जुड़ी हुई है वो है पूना समझौता, जिसको सबसे पॉपुलर तरीके से जाना जाता है पूना पैक्ट। किस किस के बीच में हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। किस मुद्दे को लेकर के हुआ था? जब अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी उसके तहत उन्होंने आरक्षण को हिंदुओं में भी जो है दलित वर्ग को भी और अलग से आरक्षण देकर के बांटो राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। तो उसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल के अंदर जो है आमरण अनशन कर दिया, मृत्यु पर्यंत जो है उपवास का ऐलान कर दिया। तो अंत में अंबेडकर जी वहां पर कुछ जो सीटों के बंटवारे के समझौते के साथ में इन दोनों के बीच में क्या हुआ? अलग से समझौता हुआ था, उसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। और ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किस किस के बीच में? अंबेडकर जी व महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस भी आपका पूना के अंदर स्थित है। आगा खां पैलेस जो है 1892 के अंदर सुल्तान आगा खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जब महात्मा गांधी जी ने नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, करो या मरो का उन्होंने नारा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट उसके साथ में स्टार्ट हो गया। तो उस दौरान नेताओं को क्या कर दिया गया था? नजरबंद कर दिया गया था, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी। और जितने भी बड़े राष्ट्रीय नेता थे आंदोलन को दबाने के लिए, नेता विहीन करने के लिए आंदोलन को क्या किया था? नजरबंद किया। और कहां पे नजरबंद किया गया था? ज्यादातर नेताओं को आगा खां पैलेस के अंदर किया था। इसी के दौरान जब नजरबंद थे तो इसी आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी जी, महात्मा गांधी जी की पत्नी और महादेव देसाई जी की मृत्यु यहीं पे हुई थी। तो इट इज ए इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारा आता है गांधी स्मृति स्थल, जिसको राजघाट के नाम से भी जानते हैं। ये दिल्ली में है। गांधी जी का अंतिम समय यहीं पे बीता था, गांधी स्मृति स्थल में। और 30 जनवरी 1948 को यहीं पे उनका असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या हुई थी और उन्होंने अपने अंतिम जो है सांस यहीं पे ली थी। पहले ये बिड़ला भवन के नाम से जाना जाता था, अब इसी को क्या कहते हैं? गांधी स्मृति स्थल कहते हैं। ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह का प्रतीक है। भारत के अंदर अभी भी जब भी कोई कानून, जब भी कोई किसी संविधान संशोधन, जब भी किसी सरकारी नीति का विरोध करना हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने और सत्याग्रह करने का प्रतीक कहाँ पे है? कहाँ पे जाकर के विरोध करते हैं? गांधी स्मृति स्थल पे जाकर के विरोध करते हैं। तो ये थे हमारे राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इतिहास के प्रमुख लैंडमार्क। आई होप आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और नेक्स्ट जो हम क्लास को आपकी अलग जो है जल्द ही मैं क्लास लेके आऊंगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, पर्यावरण वाला, और 1 बाय 1 हम इन सब को कवर करते हुए चलेंगे फटाफट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।